और चलिए बड़ी खबर आपको दे दें, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम सुनवाई। दरअसल यूपी सरकार की एसएलपी पर आज है सुनवाई और हाईकोर्ट ने फैसले के खिलाफ एसएलपी दाखिल की है। हाईकोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया और सरकार के ओबीसी नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाना चाहती है और यूपी सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन भी कर लिया है। बिल्कुल, आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 6 महीने का वक्त लगेगा। उधर समाजवादी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बिना कराए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दाखिल की है उस पर आज सुनवाई होगी। यह सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि एक तरफ सरकार ने डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी गई है सरकार। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कम पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की अनुमति मिल सके। वहीं समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ऐसे में आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है क्योंकि आजम खान पर एक और हेट स्पीच मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसके तहत उन्हें अब अपने बचाव में लिखित सवालों का जवाब देना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बार फिर सवालों का सामना करना होगा आजम खान को। हेट स्पीच के मामले में खुद का बचाव करना होगा। तो देखिए, हेट स्पीच के मामले में खुद का बचाव और टांडा थाने में इस मामले की सुनवाई है। आज आजम खान को लिखित में जवाब देना होगा। 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत यह जवाब देना होगा। मामला है 8 अप्रैल 2019 का, जब भड़काऊ भाषण दिया गया था। हेट स्पीच का यह मामला 3 साल की सजा आजम खान को हुई थी इस पूरे मामले में। और देखिए, रामपुर लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान हेट स्पीच दी गई थी जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कातिल तक कह दिया था। और इतना ही नहीं, रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार पर भी निशाना साधा था और कई अपशब्द भी उन्हें कहे थे। इस पूरे मामले में अब आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और देखिए, सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको देगी दे। इरफान सोलंकी की कानपुर कोर्ट में आज पेशी है। सोलंकी को महाराजगंज जेल से कन्नौज जेल लाया गया। सुबह 9 बजे कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे इरफान सोलंकी। इरफान पर रंगदारी और धमकाने का मामला दर्ज है। आपको बता दें कि भाजपा नेता अकील अहमद की शिकायत पर सुनवाई होगी और सुबह 9 बजे कानपुर के लिए रवाना होंगे इरफान सोलंकी। महाराजगंज से कन्नौज जेल लाया गया इरफान सोलंकी को और आज इरफान सोलंकी से जुड़े इस मामले में अहम सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी को निवेश का हब बनाने में जुटे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में निवेश के लिए मुंबई जाएंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे सीएम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी। 5 जनवरी को मुंबई में रोड शो भी करते नजर आएंगे सीएम योगी और $1 ट्रिलियन यूपी की अर्थव्यवस्था को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इससे पहले यूपी सरकार के मंत्री 16 देशों का दौरा भी कर चुके हैं। विदेशी निवेशकों के साथ देसी निवेशकों पर खास तौर पर नजर है। तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है और 5 जनवरी को मुंबई दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। चलिए अब शुरू करते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। 5 जनवरी को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 50,000 से ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी हैं, लेकिन अब अतिक्रमण को लेकर सियासी आंदोलन की तैयारी भी हो रही है। 78 एकड़ जमीन पर बसे इस कफूर बस्ती के लोगों के माथे पर तब बल पड़ गया जब रेलवे की टीम ने इस पूरे इलाके की मैपिंग शुरू कर दी। राहत के लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में अब 5 जनवरी को सुनवाई होगी, लेकिन ये पूरा मामला अब सियासी रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि ठंड के मौसम में 52,000 लोगों को बेघर करना उचित कदम नहीं है। 52,000 लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड में आप सड़क में रखेंगे, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष। वहीं बुधवार को समाजवादी पार्टी का 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड के हल्द्वानी जाकर उन परिवारों से मिलेगा। सरकारों का काम ये नहीं होता कि लोगों को उजाड़ दे, सरकार का काम होता है लोगों को बसाए। दरअसल रेलवे के 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हटाने का निर्देश दिया है। जमीन पर 4,365 लोगों ने मकान बना लिए हैं। बस्ती के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को सुनवाई होगी।
अब गफूर बस्ती के लोगों की निगाहें 5 जनवरी को आने वाले फैसले पर टिकी है। हल्द्वानी में रेलवे की 75 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और अतिक्रमण को लेकर रेलवे ने इससे जुड़े लोगों को नोटिस भी भेजा है। अब ये मामला कोर्ट के पास पहुंच चुका है। दरअसल घनी आबादी वाले इस गफूर बस्ती में रहने वाले लोगों को खाली करने का नोटिस आ चुका है। ये नोटिस रेलवे की ओर से थमाया गया और 6 तारीख तक जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद लोग विरोध लगातार कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि विस्थापन के बाद ही बस्ती को खाली कराया जाए। लोग का जाएंगे, ये लोग तो गरीब जनता है, यहीं पड़ी भी है, ठंड का आलम है, ठंड के आलम में कहाँ जाएंगे लोग। लोगों का तर्क है कि वो लंबे अरसे से यहाँ पर हैं, कभी रेलवे ने जमीन पर दावा नहीं किया। जो परेशानी हमारे सामने आई भी है, फालतू की आई भी है इस वक्त, हमारे लिए एक आफत है, वही समझ लीजिए। अगर हमारे साथ ये इंसाफ नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे हम, बताइए। जो मामला चल रहा है बस्ती का, वो तो है उनका, हम मने कब कर रहे हैं हम। जाहिर है मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसके फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इधर नोटिस जारी होने के पहले ही रेलवे की टीम ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बनभूलपुरा अतिक्रमण क्षेत्र की पूरी ड्रोन मैपिंग कर ली है। ड्रोन के जरिए मकानों की फोटो और वीडियोग्राफी हो चुकी है। 30 दिसंबर को ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट बहुत भीषण था। शुक्र है कि क्रिकेटर की जान बच गई, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश की। रजत और निशु यही वो 2 शख्स हैं जिनकी वजह से टीम इंडिया के खिलाड़ी ऋषभ पंत की जान बच पाई। इन दोनों ने ही हादसे के बाद ऋषभ पंत की मदद की थी और उन्हें शुरुआत में रुड़की के अस्पताल तक ले गए थे, जिसके बाद ऋषभ को समय रहते मुकम्मल इलाज मिल पाया। रुड़की में प्राथमिक उपचार के बाद क्रिकेटर को देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसे के 4 दिन बाद रजत और निशु ऋषभ से मिलने मैक्स अस्पताल पहुंचे और उनकी तबीयत का हालचाल लिया। मिलने के बाद दोनों बेहद खुश दिखे। देहरादून गए थे, जहाँ भाई से शाम के ऋषभ पंत जी से हमारी शाम के टाइम मुलाकात हुई। उन्होंने दरिया दिली दिखाते हुए हमसे मुलाकात की और हमारा सम्मान किया। इस सम्मान को देखते हुए हम बहुत खुश हैं। दोनों ने पुलिस प्रशासन से भी मुलाकात की और एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत के खोए 4000 रुपए भी पुलिस प्रशासन को वापस किए। दरअसल 30 दिसंबर को सुबह करीब 5:30 बजे ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान रुड़की लौटते समय अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ की कार हम्मादपुर झाल के पास रुड़की के नॉर्सन बॉर्डर पर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार में भीषण आग लग गई। हादसे के दौरान ऋषभ कार में अकेले थे। उनके पीठ, माथे और पैर में चोट आई है। पिछले कई दिनों से जोशीमठ शहर में मकानों और होटलों में आ रही दरारों ने चिंता बढ़ा दी है। अब इसके ट्रीटमेंट को लेकर शासन की ओर से बड़े स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन की एक टीम ने इस पर अध्ययन कर रिपोर्ट भी शासन को सौंप दी है। घरों की दरकती इन दीवारों ने पहाड़ के लोगों के सामने पहाड़ सी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरारें बता रहे हैं कि हालात कितने भयावह हैं। 1-2 नहीं बल्कि जोशीमठ में 500 से अधिक घरों और भवनों में दरारें आ चुकी हैं। दहशत की वजह से कई परिवार दूसरी जगह शिफ्ट भी हो चुके हैं। प्रशासन भी मान रहा है कि घरों में दरार बेहद गंभीर मसला है, जिसकी वजह से शहर में बेतरतीब तरीके से मकानों का निर्माण है। कंस्ट्रक्शन प्लान तरीके से हमें करना चाहिए। कई जगह होटल बताया गया है कि 7-7 मंजिल का होटल बना दिया गया है। वो भी एक भूमि पे लोड क्रिएट करता है और भूमि उतनी लोड लेने के लिए वो तैयार नहीं है। जाहिर है शहर के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो चुका है, जिसके कुछ मुख्य कारण माने जा रहे हैं। शहर में प्रॉपर जल निकासी का न होना, सीवर सिस्टम के अभाव में धंसाव होना, अनियंत्रित निर्माण होने से बड़ा संकट अलकनंदा नदी के कारण भी कटा। इधर टिहरी के अटाली गांव में ग्रामीण भी खौफजदा हैं। ग्रामीणों की दहशत की वजह है उनके खेतों में पड़ रही है बड़ी बड़ी दरारें। ग्रामीणों के मुताबिक जब से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण शुरू हुआ है, ये दरारें पड़ रही हैं। पहले ये दरारें छोटी थीं, मगर अब इनका आकार और दायरा बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जानबूझकर निकाय चुनाव टालने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव सोमवार से मैनपुरी के दौरे पर है, जहां उन्होंने भोगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी सरकार पर निकाय चुनाव को जानबूझकर टालने का आरोप लगाया। ऐसा मैनपुरी का परिणाम आया है कि निकाय चुनाव सरकार फेस नहीं करना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में विकास योजनाएं पूरी न होने की वजह से भाजपा ने आरक्षण के मामले को लटका रखा। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर तंज कस दिया। बिना पढ़े बिना देखे ही आरक्षण कर दिया और आरक्षण भेदभाव के साथ किया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज सरकार को चुनाव टालना पड़ा। अखिलेश यादव ने नोटबंदी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब भाजपा को उस बच्चे को गोद ले लेना चाहिए जिसका जन्म नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को ठीक माना है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खजांची को गोद ले लें और उसका जन्मदिन हर साल मनाएं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हाल ही में सपा को जीत की संजीवनी मिली है, जिसके बाद लगातार अखिलेश यादव ने मैनपुरी में सक्रियता बढ़ा दी है। 6 जनवरी से धर्मनगरी प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो रही है, लेकिन मेला शुरू होने से पहले साधु संत नाराज हैं। संतों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है संगम का पानी, जो मटमैला और काला दिखने लगा है, जिसके कारण खलबली मच गई है। प्रयागराज में संगम और आसपास जो गंगा का जल बह रहा है, उसका रंग कहीं पर काला तो कहीं पर लाल नजर आ रहा है। जल के बदले रंग की जानकारी होने पर रसूलाबाद घाट से संगम तक गंगा नदी की निगरानी बढ़ाई गई है, तो साधु संत और श्रद्धालु मेले के स्नान के लिए साफ गंगा जल की मांग कर रहे हैं। सुधार करने की आवश्यकता है, तत्काल प्रशासन उसको संज्ञान ले, जो भी नाले कहीं से भी गंगा में आ रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाया जाए। माघ मेला की तैयारियों में जुटे विभागीय अधिकारी और इंजीनियर्स ने 2 दिन पहले संगम क्षेत्र में गंगा जल के बदले रंग को देखा था। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी गंगा जल को देखा था। गंगा जल के प्रदूषित होने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी निगरानी बढ़ा दी है। मेला अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने गंगा जल साफ न होने की शिकायत मिलने पर गंगा जल के नमूने टेस्ट के लिए भेजे हैं। ये मेरे संज्ञान में आया है तो मैंने इसकी एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक रिपोर्ट भी मंगाई है। जो भी इसके पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स को जो जल है वो मीट कर रहा है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जल में किसी तरह की अशुद्धि न हो। बस्ती में एक और शौचालय कांड सामने आया है। 4 सीटों वाले टॉयलेट्स का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दोबारा से 2 सीटों वाली तस्वीर सामने आ गई। बहादुरपुर ग्राम पंचायत के नौली में अब एक साथ 2 सीटों वाले शौचालय की तस्वीर सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब पंचायती राज विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए तो अधिकारियों के कान भी खड़े हो गए। इस मामले पर विभाग की ओर से संज्ञान लिया गया, जिसके बाद शौचालय को दुरुस्त करने का काम भी शुरू हो चुका है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की तस्वीर सामने आई है। 3 दिन पहले ही 31 दिसंबर को बस्ती जनपद के रुधौली में सामुदायिक शौचालय का वीडियो सामने आया था, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 4 टॉयलेट सीट लगाए गए थे। बिना किसी पार्टीशन के 4 टॉयलेट सीटों की तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद पंचायती राज विभाग और प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई थी। मामला प्रकाश में आने के बाद आनन फानन में सीटों को उखाड़ भी दिया गया। उस मामले की जांच भी जारी है, लेकिन नतीजा अब तक 0 है। वो मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर डबल टॉयलेट का मामला सामने आ गया है। सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन को बस्ती जनपद में पलीता कौन लगा रहा है? क्या लापरवाहों पर कड़ी कार्रवाई होगी? आगे बढ़ते, दिल्ली के कंझावाला कांड में मृत युवती के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया, जिसकी रिपोर्ट में युवती के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। कंझावाला कांड की शिकार युवती के शव के पोस्टमार्टम के बाद उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें युवती के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जांच में प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले और सड़क पर घसीटे जाने को उसकी मौत की वजह बताई गई है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इसी बीच घटना से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें घटना से पहले एक होटल के बाहर युवती के साथ एक और लड़की स्कूटी पर बैठकर जाती हुई दिख रही है, जो हादसे के वक्त उसके साथ स्कूटी पर ही सवार थी और हादसे में चोट लगने के बाद वो अपने घर चली गई। हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। होटल मैनेजर के मुताबिक दोनों के बीच होटल में बहस हुई थी और होटल में मृतका ने अपनी दोस्त के नाम से एंट्री करवाई थी, जिसकी तस्वीर सामने आई है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटना के वक्त मृतका के साथ मौजूद लड़की मामले में चश्मदीद गवाह है, जिसकी गवाही आरोपियों को सजा दिलाने में बड़ी मदद मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।